हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब। तो भाई सब ठीक है ना? सब पढ़ के आया है? पिछले दिन क्या हुआ था? पिछले दिन हम लोग बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़े थे। क्या कुछ याद है? बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो पढ़ने में मज़ा आया था ना बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसी भी ऑर्बिट में रेडियस को फाइंड कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज उसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे, ठीक ना? तो भाई सबसे पहले सब लिंक को शेयर कर देगा ताकि जो नए लोग हैं उनके पास मेरा वीडियो पहुंचते जाए, ठीक ना? और चैनल पे आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूं तो आप मेरी सपोर्ट कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में खूब मज़ा आए। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं उससे एक भी IIT का क्वेश्चन नहीं छूटा है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास देख सकते हैं, उसको हम पढ़ाएं और क्वेश्चन बैंक IIT के करवाएं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बना, सारा का सारा क्वेश्चन बना, वो भी चुटकी में बना। देखा था ना? बस मॉडर्न फिजिक्स का क्लास चल रहा है, इससे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि A to Z क्वेश्चन बन जाए। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं, अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को सोल्व करना है, आज फाइंड करना है, प्रूफ करना है, किसी भी ऑर्बिट में रेडियस को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई? तो समझेगा। क्या हम किसी जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज का फोर्स प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दो चार्ज का प्रोडक्ट बाई रेडियस का स्क्वायर। क्या हम पढ़े हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो किसी पॉइंट चार्ज का क्या होता है? फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? कॉन्स्टेंट होता है। तब बस उसी तरह तो सब समझेगा, ठीक ना? ध्यान देगा कैसे होता है प्रूफ, हम प्रूफ करने के लिए सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बी नॉट एट, ध्यान से देखेगा भाई, हम लोग जानते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या आप लोग जानता है? फोर्स प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का, ठीक? इतना बात समझ में आया? प्रोपोर्शनल एक चार्ज ले लेते हैं प्लस और एक चार्ज लेते हैं E बटा R स्क्वायर। दो चार्ज ले लिए, समझ में आया? और एक हम K क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं। अपने मन से वहाँ भी लिए थे तो अपने मन से क्या एक कांस्टेंट ले लिए K, जिसका नाम है K। क्या हो जाएगा? ZE स्क्वायर J क्रॉस माइनस ZE स्क्वायर बटा R स्क्वायर। क्या होगा भाई? E स्क्वायर Z माइनस आगे। क्या आपको इतना बात समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे इन CGS सिस्टम में भाई हम लोग K का वैल्यू 1 लेते हैं। CGS सिस्टम में K का वैल्यू 1 लेते हैं और SI सिस्टम में हम लोग K का वैल्यू 1/4πε0 लेते हैं। आप ये आपको याद रखना होगा। तो CGS सिस्टम में K का वैल्यू कितना लेंगे? CGS सिस्टम में K का वैल्यू 1 लेंगे और SI यूनिट में K का वैल्यू 1/4πε लेंगे। और SI यूनिट में, SI सिस्टम में K का वैल्यू कितना लेंगे भाई? 1/4πε0। क्या आपको समझ में आ रहा है? सीजीएस सिस्टम में K का वैल्यू 1 लेंगे और SI यूनिट में K का वैल्यू 1/4πε लेंगे। तो हम लोग सीजीएस सिस्टम के अनुसार आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, कितना समझ में आया ना आपको? बस सिर्फ देखते जाना, देखो कैसे आसानी पूर्वक प्रूव होता है। तो कौन कौन जुड़ा पहले देख लिया जाए थोड़ा सा। हाँ तो सब चलो, बहुत बढ़िया। लिंक को शेयर करेगा, ठीक ना? तो इन सीजीएस सिस्टम में भाई, इन सीजीएस सिस्टम में फोर्स कितना हो जाएगा? कितना? माइनस ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या यही ना था जी? इसको हम क्या कर लिए? इक्वेशन 1 मान लिए। क्या K आगे था तो K का वैल्यू हम लोग 1 मान लिए। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? K का वैल्यू 1, यानी कि K ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो यानी कि K का वैल्यू 1 ले लिए, ठीक?
इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम पढ़ाए हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv²/r, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुना है? उसको हम mv²/r इक्वेशन सेकंड ले लिए, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया, इक्वेशन सेकंड समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्स कितना है J_d²/r²। अब पता लगे कि यहाँ पर माइनस ई था सर, यहाँ पर ई है, तो भाई इलेक्ट्रॉन माइनस ई का स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो J_d²/r²। सेकेंड इक्वेशन mv²/r²। क्या आपको इतना बात समझ में आया कैसे कैसे क्या हो रहा है? इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ध्यान से समझेगा, प्रूव होगा। इसको क्या कर लिए, इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब इसको हम इरेज करते हैं, सही से समझेगा। और हम लोग एक बात और जानते हैं, वी नो डैट, क्या आपको पता है जी, एक कहीं नाम सुना है mvr = nh/2π? क्या हम कहीं पढ़ाए हैं mvr = nh/2π पढ़ाए हैं जी, पिछले क्लास बोर्स मॉडल में पढ़ाए थे। तो भाई हमें हमको रेडियस निकालना है ना, रेडियस फाइंड करना है। तो भी हम क्या इसको लिख सकते हैं, v = nh/2π क्या इतना लिख सकते हैं? v = nh/2π है, जो v = तो mr है, जो यहाँ पर है प्रोडक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। v का वैल्यू यहाँ पुट करो, v का वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पुट करो। तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट करेगा, तो v का वैल्यू वहाँ पे पुट करो। अभी रुक जाओ, पुट करने से पहले एक मिनट, यहाँ पर v² है, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, ठीक ना, ताकि क्या यहाँ पर v² है, तो इसको हम v² के रूप में कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो v² = क्या हो जाएगा, n²h², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, π² m²r²। क्या इतना होगा, देखो तो। और ये v² के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो v² के वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा भाई, v² पर यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, J_d²/r² = m, और v² पर ये पूरा रख दो टर्म, क्या हो जाएगा, n²h²/4π² m²r² r। क्या आपको इतना बात समझ में आया? v² के वैल्यू, ये वाला वैल्यू ऐसे यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिए, तो v² वैल्यू इतना आ गया। क्या आपको बात समझ में आई इतना है? तो v² वैल्यू इतना रख दिए, तो बस हो गया कैलकुलेट। अब देखो समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ, ये v² का वैल्यू वहाँ पर क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो इतना वैल्यू आ गया। देखो ध्यान से, और यहाँ कुछ कटेगा, देखो तो m से m कैंसिल, r² से r² कैंसिल हुआ। देखो तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये जो रेडियस है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n²h² बटा ये जो है यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो पहले से कितना था, 4π² ना, 4π², ठीक, 4π², ये वाला इधर आया 4π² J_d²। देखो तो 4π² J_d², और एक m भी बच गया ना, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ m, 4π² m J_d²। क्या देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ, क्या आपको इतना बात समझ में आया? अब इसको ऐसे लिख दो तो अच्छा लगेगा देखने में, n²
अब बटा जेड, क्या देखने में ठीक लग रहा है, इनटू कितना बच गया जी, एच स्क्वायर बच गया बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। कितना बात आपको समझ में आया? क्या इतना दिखने में अच्छा लग रहा है? देखो ध्यान से, क्या आपको कितना बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या हुआ? और ये सब का वैल्यू सीधे सिस्टम के अनुसार होता है, डायरेक्ट होता है, उसको यहाँ पर पुट करो। क्या होता है तो हम आपको लिखवा देते हैं, सही से सब पढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो 4 पाई इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में ये सब का वैल्यू कितना होता है भाई? तो हम आपको लिखवा देते हैं। किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है? एच का वैल्यू। सब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.625 गुने 10 के पावर -27 आर्ज इंटू सेकेंड। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.625 गुने 10 के पावर -27 आर्ज इंटू सेकेंड। मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.1 गुने 10 के पावर -28। ठीक, क्या आपको कितना बात समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 4.8 गुने 10 के पावर -10 इस। ये सब क्या होता है? वैल्यू होता है। ये सब सभी वैल्यू को इसमें पुट करो। मान लो इसको इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 5, ये सभी का वैल्यू उठाकर इसमें पुट करो। ठीक, हम लोग सीजीएस सिस्टम के अनुसार कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब का वैल्यू क्या कर देगा? यहाँ पुट कर देगा। तो रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर बटा जेड क्रॉस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी? 6.625 गुने 10 के पावर -27 अर्ज इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बटा 4 पाई स्क्वायर। मास का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया? 9.1 गुने 10 के पावर -28। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया गया है 4.8 गुने 10 के पावर -10 इशू, ठीक ना। इसी का स्क्वायर। क्या आप कितना बस में आया? इसको सोल्व करो, ठीक ना। इसको सोल्व करके कितना आएगा? ए पूरा को सोल्व करो। अब पाई के वैल्यू कितना लेंगे? 3.114। ए पूरा पार्ट को क्या करो? सोल्व करो। जब हम सोल्व करते हैं, जब हम सोल्व किए इतना को, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 0.529। रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.529 गुने 10 के पावर -8 क्रॉस एन स्क्वायर बाई जेड। इतना को सोल्व करो तो जल्दी आ जाएगा। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ए पूरा पार्ट को क्या किए? सोल्व किया था। 0.529 गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर में है, ठीक ना। क्रॉस एन स्क्वायर बाई जेड। तो क्या इसको देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड क्रॉस 0.529 गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। क्या समझ आया आपको? यही रेडियस इज इक्वल टू निकल गया एन स्क्वायर बाई जेड क्रॉस 0.529 गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसको हम एंगस्ट्रम में, ये तो सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया तो ए फार्मूला यूज करेंगे। अगर एंगस्ट्रम की बात हो तो क्या 0.53 गुने एन स्क्वायर बाई जेड, तो ऐसे लिख दो, पहले एन स्क्वायर बाई जेड कर दो क्रॉस 0.53 एंगस्ट्रम। अगर एंगस्ट्रम में वैल्यू लेंगे तो ए वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। 0.53 गुने एन स्क्वायर बाई जेड। और क्या है अब? जेड क्या है भाई? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट नंबर। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यही ना फाइंड करना था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या आपको बात समझ में आया? हम आपको इतना तक अभी तक बताया है, सब समझ में आया ना जी। और आपको पता है कि किसी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, अति भार कितना होता है? थोड़ा सा लिख लो, ठीक। यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है? ए क्या है? जेड। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1। हीलियम कितना हो जाएगा? 2। लिथियम कितना हो जाएगा?
3 बेरिलियम 4। क्या आपको समझ में आया सब? ए क्या है? स्पेसिस। हाइड्रोजन का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। आपको ये सब बात समझ में आया? कैसे प्रूफ हुआ? n² गुने 0.53 एंगस्ट्रॉम कैसे आया? समझ में आया आपको? बस यही फार्मूला क्या करेगा? याद करेगा। याद करके रखना। इसी पर हम 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना? बनाएगा। आइए हम क्वेश्चन बहुत सारा टाइप के, ये नहीं कि परीक्षा में इसी तरह पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको 4 टर्म में हम बांट रहे हैं, 4 केस में बांट रहे हैं। मतलब किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार इसको हम 4 टाइप में बांट दे रहे हैं। वो सही से पढ़ लेगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक ना? इससे हल्का क्वेश्चन बनेगा, भारी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या आपको इतना बात समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आया कैसे हुआ? चलो अब अगला पार्ट 2 क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक ना? समझ में आया ना जी? इसको 1 बार 2 बार अपने से बनाना, आराम से बन जाएगा। अब इसको इस बार हम 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना? इस पे हम 2 क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। फाइंड करो। कैसे बनाए? जल्दी बनाओ। कह रहा है रेडियस फाइंड कीजिए थर्ड ऑर्बिट में हीलियम का। जल्दी फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट the radius of fifth orbit of lithium। जल्दी बनाओ। क्या आपको इतना समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ? समझ आया ना? तो फाइंड करो। कुछ नहीं है, कैसे बनेगा जी? रेडियस इक्वल फार्मूला क्या बताते हैं? 0.53 गुने n² एंगस्ट्रॉम। यही नहीं बताए थे? ठीक, क्या हो जाएगा? 0.53 गुने n का वैल्यू कितना है? यही ना है ऑर्बिट नंबर, तो 3 का स्क्वायर बटा जेड क्या है? हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम का वैल्यू जेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। बस इसको सोल्व करो इसको जल्दी। सेकंड क्वेश्चन क्या था? 5th ऑर्बिट। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.53 गुने n²/z। क्या हो जाएगा? 0.53 गुने n का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर बटा लिथियम कितना है? हाइड्रोजन लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। सोल्व करो। इसको अगर हम सोल्व करते हैं 9/2, इसको हो जाएगा 2.35 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना? और इसको अगर सोल्व करेंगे हो जाएगा 4.416 एंगस्ट्रॉम। क्या आपको ये सब बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? 2 क्वेश्चन करवाए उस फार्मूला पर। क्या आपको समझ में आया? आया ना जी? सही से पढ़ो, बन जाएगा, ठीक ना भाई? ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। सब सही से समझ में आया ना? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना जी? अभी आप लोग नए बच्चे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो लड़का नहीं पढ़ा है जाके प्लेलिस्ट में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ लेगा। 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट का क्लास खत्म हो गया है। सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का स्टार्ट होगा। यानी काइनेमेटिक्स में पढ़ना है मोशन, लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारा पढ़ना है, रोटेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस अगले क्लास में कभी जब 11th क्लास होगा तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा। तो आप लोग सब पढ़ के आना, 11th वाले बच्चे और 12th वाले। एक तरफ से चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, एक तरफ चल रहा है कैपेसिटर खत्म होते ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक खत्म होते ही ऑप्टिक्स। ठीक, चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं हम लोग। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, रेडियस इज इक्वल 0.53 n²/z, ये है जो इससे आसान प्रॉब्लम बनेगा। हार्ड प्रॉब्लम इस तरह से नहीं पूछेगा आपको, ये फार्मूला पर नहीं पूछेगा कि हाँ ऐसा दे देगा तो नहीं बनेगा। ये सब क्वेश्चन जेईई में नीट में नहीं पूछेगा, ठीक ना?
पूछेगा, ये सब ऐसे बिहार बोर्ड में पूछ देगा। लेकिन उस समय क्या पूछेगा, तो यही पूछेगा, इसको हम सबसे पहले रेडियस को हम 4 भाग में बांट दे रहे हैं, 4 केस में बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है उसके अनुसार इसको हम रेडियस को 4 प्रकार में बांटते हैं कि किस क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हम आप लोग को आसान से, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर पुट बनाने के लिए हम आपको मेथड सिखाते हैं। उस तरह का हमको केस बांट देते हैं कि जहां आपको आपसे उस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप लोग देखते ही बना डाले। तो कैसे होगा, क्वेश्चन हम देते हैं, सबसे पहले टाइप बांट देते हैं, ठीक ना। लिखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडियस developed in the form. There are 4 types, 4 प्रकार में बांट दिया गया है, बांट दे रहे हैं। There are 4 types. There are 4 types of question will developed फॉर। 4 प्रकार में क्या किया गया है, हम कैसे बांट दे रहे हैं 4 प्रकार में, यानी कि रेडियस को क्या 4 प्रकार में हम 4 केस में क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं भाई, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको अच्छा से लिख देते हैं, स्टार्टिंग के लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 गुने n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसको हम 4 प्रकार में क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले टाइप 1 लिखो, टाइप 2 लिखो। टाइप 1 लिख के सब डैश देगा, टाइप 1 लिख के सब डैश देगा, और इधर टाइप 2। क्या आपको कितना बात समझ में आ रहा है। तो टाइप 1 में क्या है भाई, और टाइप 2 में क्या है। तो टाइप 1 में क्या है, अगर क्वेश्चन में जेड को कांस्टेंट कर दिया गया है, इफ इन क्वेश्चन ए क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, जेड को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया। जेड इज, क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, जेड को ही कांस्टेंट कर दिया। तो कैसे बनेगा भाई, देखो क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, उस तरह का फॉर्मूला से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो हम टाइप लिखवा रहे हैं उस तरह से हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जेड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 गुने n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्या यही जेड ना है, इसी को क्या कर दिए हम, कांस्टेंट कर दिए। तो क्या हो जाएगा भाई, जेड कांस्टेंट, तो r बटा n स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो r बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, r बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं r1 बटा n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2 बटा n2 का स्क्वायर। क्या इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, r1 बाई r1 इधर आ जाएगा r2 बटा n1 का स्क्वायर बटा n2 का स्क्वायर। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, देखो। तो क्या हो जाएगा भाई, इसलिए r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रेशियो n2 स्क्वायर। क्या आपको इतना बात समझ में आया। अगर क्वेश्चन में जेड को कांस्टेंट कर दिया गया है, तो जेड को कांस्टेंट कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो r बटा ये प्रोडक्ट में इधर के डिवाइड में r1 बाई n1, समझ में आया। अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं, अगर जेड कांस्टेंट रहता है तो इसका ग्राफ कैसे होता है भाई, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आगे यहीं पर कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे होगा भाई, देखिएगा किसका, r और n स्क्वायर का। r और n स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर होगा ना जी, ये डिवाइड में दे जाएगा था प्रोडक्ट में। मेरी बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक ना। क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे होगा भाई, नम रट लेना, ठीक ना। कैसे होगा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक, स्ट्रेट लाइन।
और अगर कभी कभी पूछ देता है आर बाई एन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, आर और एन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, आर और एन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, एन आर और एन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में जेड को कांस्टेंट कर दिया गया है तो जेड कांस्टेंट, यानी कि जेड को अगर कांस्टेंट करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर के, तो आर वन भाई अगर दो रेडियस निकालना है तो आर वन बाई आर टू इक्वल टू एन वन का स्क्वायर एन टू का स्क्वायर। क्वेश्चन में इस तरह का देगा, दो आपको ऑर्बिट नंबर दे सकता है, एक एटॉमिक नंबर देगा, एटॉमिक नंबर थोड़ी ही, एक रेडियस दे देगा, दो ऑर्बिट नंबर देगा और एक रेडियस दे देगा, और दूसरा रेडियस फाइंड करने के लिए कहेगा। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। ग्राफ अगर पूछता है, ग्राफ पूछता जाता है, ठीक ना, आर और एन स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, आर और एन का ग्राफ, समझ आ रहा है। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या पढ़ना है, अगर क्वेश्चन में एन को ही क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया। टाइप 2 लिखो, टाइप 2 लिखो। अगर क्वेश्चन में आर को ही कांस्टेंट कर दिया गया है, अगर क्वेश्चन में आर को ही क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। टाइप 2, इफ इन ए क्वेश्चन आर इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, आर को ही क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है। पहला था कि जेड कांस्टेंट, दूसरा में क्या है, आर को ही क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। और को ही क्या कर दिया गया भाई, कांस्टेंट कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड गुने 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, इसी को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया है। तो एन स्क्वायर बाई जेड, जब उसी को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे हो जाएगा, एन स्क्वायर जेड क्या है, प्रोडक्ट में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ए पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, तो एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम एन स्क्वायर बाई जेड बाटा जेड वन इज इक्वल टू एन टू स्क्वायर बाई जेड टू, इसलिए एन वन का स्क्वायर बटा एन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन बटा जेड टू। क्या होगा, देखो ध्यान से होगा, एन स्क्वायर बाई जेड, तो क्या अगर दो ऑर्बिट क्वेश्चन में दिया गया है तो क्या एन वन का स्क्वायर बटा एन टू का स्क्वायर, एन वन का स्क्वायर बाई जेड वन, एन टू का स्क्वायर जेड टू, और ऑर्बिट एक तरफ कर लिए, रेडियस एक तरफ कर लिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें, एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल जेड होगा ना जी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे होगा, एन स्क्वायर और जेड का ग्राफ कैसे हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर और जेड का ग्राफ कैसे हो जाएगा, एन स्क्वायर और जेड का ग्राफ कैसे होगा, देखो इसको छोटा करो ताकि एक और हम बनाते हैं। एन स्क्वायर और जेड का ग्राफ कैसे होगा भाई, ऐसे। अगर क्वेश्चन में बहुत सारा दे दिया गया रेडियस, ठीक ना, एन स्क्वायर और जेड, अब बहुत सारा दे दिया गया रेडियस, ठीक ना, बहुत सारा रेडियस दे दिया गया है, R1, R2, R3 और R4, बहुत सारा क्या कर दिया गया है, रेडियस को दे दिया गया है। तो हम तो बताइए कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो भाई क्या होता है, जेड प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, यानी कि जो एक्सिस एन के तरफ रहेगा, जो एक्सिस ऑर्बिट नंबर की तरफ रहेगा, उसका रेडियस मैक्सिमम होगा। तो कौन सा रेडियस है जो ऑर्बिट नंबर के संपर्क में है, एन स्क्वायर की ज़्यादा नज़दीक कौन है, R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3, उसके बाद R4। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर पूछ दिया, कोई क्वेश्चन में पूछ देगा ऐसे ही कि बताइए कि इसमें से रेडियस किसका ज़्यादा है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल जेड, यानी कि जिसका जो एक्सिस का
एन के ऑर्बिट नंबर के जो नज़दीक में रहेगा उसी का क्या रेडियस याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, R1 R2 R3 R4। यही होगा करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर लिख दो जो एक्सिस, नोट पॉइंट लिख दो, जो एक्सिस एन के तरफ रहेगा, एन के तरफ रहेगा वो मैक्सिमम होगा। रहेगा उसका रेडियस मैक्सिमम। जो एक्सिस तरफ रहेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। क्या आपको टाइप 2 समझ में आया? आया भाई? इसमें क्या कर दिया गया थे, हम रेडियस को ही कांस्टेंट कर दिए। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन, इस तरह से पूछेगा, ना कि उस तरह से फार्मूला से नहीं पूछेगा। क्या तो समझ में आ रहा है? क्या आप कितना बात समझ में आया अच्छे से? किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं ना? किसी प्रकार का दिक्कत हुआ नहीं ना भाई? तो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या कर दिए, एन को अगला टाइप क्या बढ़ दे रहे हैं, एन को ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं। थर्ड टाइप लिखो, थर्ड टाइप लिखो। थर्ड टाइप में क्या कर दिए गए, एन को ही कांस्टेंट कर दिए गए। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है, एन को ही क्या कर दिए भाई, कांस्टेंट कर दिए। एन को ही क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। तो रेडियस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 0.53 गुने एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इसी को क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या है, जेड डिवीजन में है तो इधर जाएगा प्रोडक्ट में, तो आर जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, R1 इंटू Z1 इज इक्वल टू R2 इंटू Z2। तो रेडियस को एक तरफ करो, R1 बटा R2 इज इक्वल टू Z2 बटा Z1। क्या लिख सकते हैं, क्या इस तरह से होगा, देखो ध्यान से। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू Z2 इज टू Z1। क्या देखो होगा, देखो। और R1 इज टू R2 इज टू R3 को लिख सकते हैं 1 बटा Z1 1 बाई Z2 1 बटा Z3। क्या होगा देखो। अब पूछेगा कि सर ये कैसे किए, तो भाई 3 रहेगा तो भागा देंगे तो इसी तरह रहेगा। तो बताइए कि इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखो जितना सब रहेगा एटॉमिक नंबर ऐसे लिख देना, ठीक ना। और नीचे वाला किसी बनाने का मेथड सिखा रहे हैं, जो नीचे वाला रहेगा ना सभी का एलसीएम लेना, और जितना एलसीएम आएगा सभी को ऊपर रखना, यहाँ पर रखना, यहाँ पर रखना, यहाँ पर रखना। अब बस जितना एलसीएम आएगा ना, जितना एलसीएम आएगा उसको ऊपर रखो। आई जितना वैल्यू रहेगा Z1 का जितना वैल्यू रहेगा इससे इसे डिवाइड करो, जितना आएगा उतना उससे इसे डिवाइड करो, इससे ठीक। बनाने समय मेथड समझ में आया। नीचे वाला एलसीएम लेना, ठीक ना। एलसीएम जितना आएगा ऊपर रख देना, ठीक, ऊपर रख देगा। और जितना ऊपर रहेगा इतना तक डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना, डिवाइड जितना वही आ जाएगा, वही R1 टू R2 का वैल्यू। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, R और Z का ग्राफ कैसे हो जाएगा जी, R और Z का ग्राफ हो जाएगा। तो हम जानते हैं अगर दो प्रोडक्ट में रहता है तो उसका ग्राफ हम पढ़ाए हैं, याद करो। ग्राफ क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो तो, देखिए होगा टाइप 4 लिखो, समझ में आया। टाइप 4 में कि कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइप 4 में कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा। टाइप 4 लिखो, क्वेश्चन में नथिंग इज कांस्टेंट, किसी प्रकार का कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट
नहीं रहेगा भाई। क्वेश्चन में अगर कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? तो रेडियस इक्वल फार्मूला होता है 0.53 गुने n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। क्या होगा? तो किसी प्रकार का कांस्टेंट नहीं है तो ए सिर्फ है ना वैल्यू है, तो वैल्यू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? आर है, ये प्रोडक्ट में है तो इधर डिवाइड में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, प्रोडक्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, आर जेड बटा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? देखिए तो क्या इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई R1 Z1 बटा N1 का स्क्वायर, R2 Z2 बटा N2 का स्क्वायर। देखिए तो लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं जी। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 बटा R2 इज इक्वल टू R1 यहाँ से यहाँ कर दिए तो क्या हो जाएगा जी? N1 का स्क्वायर इंटू Z2 बटा N2 का स्क्वायर इंटू Z1। देखिए होगा, देखिए तो होगा। इसको ऐसे नहीं तो इस तरह से लिख दो, देखने में अच्छा रहेगा, क्रॉस Z2 बटा Z1। देखिए समझ में आया? कुछ आया वो क्लास में? समझ में आया? किसी क्वेश्चन में अगर किसी पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो कैसे बनेगा? रेडियस का फॉर्मूला इतना होता है, तो सिर्फ किसी कोई कांस्टेंट नहीं, एन भी नहीं है, जेड भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो यानी कि 0.53 सिर्फ कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? R1 आर डिवाइड में है तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर जेड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो R1 Z1 बाई N1 का स्क्वायर, R2 Z2 बाई N2 का स्क्वायर, तो R1 बटा R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर क्रॉस Z2 बाई J1। क्या मेरी बात समझ में आई है? हम आपको अभी तक 4 प्रकार के टाइप बताए। पहला में Z कांस्टेंट, दूसरा R कांस्टेंट, तीसरा N कांस्टेंट, चौथा नथिंग कांस्टेंट। तो आपको हम चारों का पा रहे, सभी ग्राफ पा रहे। क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा जेईई मेन में, उस तरह से फार्मूला से नहीं पूछेगा, फार्मूला सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछेगा। तो समझ में आया ना जी? कैसे? बस सही से पढ़ते रहो, ठीक ना? तो क्लास कैसा लगा बताना। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फाइंड करेंगे अगले क्लास में टाइम पीरियड, वेलोसिटी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से आज रेडियस फाइंड किए उसी तरह से अगले क्लास में हम लोग टाइम पीरियड सब फाइंड करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लड़कन को बढ़ाने में मदद कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।